हेलो बच्चों, कक्षा 9 के विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। हम अपने पाठ्यक्रम में तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं परमाणु एवं अणु के बारे में, और कैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, डाल्टन का परमाणुवाद क्या है, यह सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि परमाणु क्या होता है। बार बार परमाणु की बात हो रही, परमाणु क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। कि आपने जैसे कोई इमारत बनते हुए देखी होगी, और इस इमारत को बनाते हुए जो समूह, जिन समूहों छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर इमारत बनती है, उसे हम ईंट के नाम से जानते हैं। ईंट जो है उस इमारत की सबसे रचनात्मक इकाई होती है, और उसी तरह जो द्रव्य होते हैं उनकी सबसे छोटी जो रचनात्मक इकाई होती है, उनको बनाने वाली जो सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी पदार्थ को, वह परमाणु कहलाती है। आकार इनका कितना बड़ा होता है यह समझें। इनका आकार बहुत ही छोटा होता है। हम अब उतना छोटा होता है कि हम उसको अपनी कल्पना में नहीं ला सकते हैं। अब उदाहरण के स्वरूप जब लाखों परमाणुओं को जब आप एक के ऊपर एक रखेंगे, एक चट्टे के रूप में रखें लाखों परमाणुओं को, तो बड़ी कठिनाई से कागज़ की एक शीट जितनी मोटाई की परत बन सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि परमाणु कितने छोटे होते हैं। परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। एक सबसे छोटी इकाई है, बहुत छोटी इकाई, उसमें मापते हैं हम परमाणु की त्रिज्या को। और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻9 मीटर। मतलब 10⁻9 मीटर या बराबर होता है 1 नैनोमीटर के, या 1 मीटर में 10⁻9 नैनोमीटर होते हैं। इसी नैनोमीटर से परमाणु की त्रिज्या मापी जाती है। सापेक्ष अगर आकार हम देखें तो उदाहरण के लिए जो हाइड्रोजन का परमाणु होता है उसकी त्रिज्या 10⁻−10 मीटर होती है, 1 नैनोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा। जल का अणु जो होता है उसका 1 नैनोमीटर होता है, और हीमोग्लोबिन का जो अणु होता है उसका 10⁻8 मीटर होता है, 1 नैनोमीटर से थोड़ा सा कम। रेत का कण 10⁻4 मीटर, लगभग 2 परमाणुओं से बड़ा रेत का कण होता है। और सबसे महीन कण जो रेत का होता है वह 10⁻4। और चींटियाँ जो होती हैं, चींटी, वह 10⁻3 से 10⁻1 मीटर व्यास का होता है। तो सापेक्ष अनुपात आप देख करके इनकी अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा कि 10⁻1 नैनोमीटर कितना छोटा, या कोई भी परमाणु कितना छोटा हो सकता है। परमाणु का आकार इतना सूक्ष्म है कि हम इसे नगण्य भी मान सकते हैं। तो हम इसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? इसके लिए हम इस सोचते हैं क्योंकि पूरा विश्व इन्हीं छोटी, भले ही इनका आकार बहुत ही छोटा है, लेकिन पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना हुआ है। चाहे हम उन्हें देख सकें, चाहे ना देख सकें, चाहे महसूस कर सकें, चाहे ना महसूस कर सकें, लेकिन फिर भी वे यहाँ विद्यमान हैं, और प्रत्येक क्रियाकलाप पर उनमें उनका प्रभाव, इन परमाणुओं का प्रभाव पड़ता है। आधुनिक तकनीकों की सहायता से तत्वों के सतही जो आवर्धित प्रतिबिंब होते हैं उनको दिखा सकते हैं कि उनमें उपस्थित परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। किस तरह सिलिकॉन की सतह का प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह परमाणु व्यवस्थित होते हैं। यह सिलिकॉन की सतह का प्रतिबिंब है। तो यह हम मान लें कि परमाणु बहुत ही सूक्ष्मतम इकाई होती है, और वह आपस में जुड़ करके, बहुत अधिक संख्या में जुड़ करके फिर एक द्रव्य का निर्माण करते हैं। अब हमारा अगली समस्या जो थी वह यह है कि विभिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं उनके आधुनिक प्रतीक क्या हैं। डाल्टन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का अत्यंत विशिष्ट अर्थ में प्रयोग करने का प्रयास किया। इन्होंने ही परमाणु सिद्धांत भी दिया था। उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर भी इंगित करता था। मतलब उसका जो प्रतीक बनाया
किसी भी तत्व के परमाणु का, तो वह जो प्रतीक था वह उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर भी इंगित करता था, अर्थात यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। जैसे छोटा आकार है, बड़ा आकार है, उस प्रतीक में यह भी प्रदर्शित होता था और किस तरह है यह भी प्रदर्शित होता था। वर्जिलियस ने तत्वों के कुछ ऐसे प्रतीक सुझाए, एक वैज्ञानिक थे वर्जिलियस, उन्होंने तत्वों के कुछ ऐसे प्रतीक सुझाव दिए जो कि उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से बने हुए होते हैं। तो पहले डाल्टन द्वारा देख लीजिए किस तरह प्रतीक बनाए गए थे। जैसे हाइड्रोजन के बारे में बनाया गया, कार्बन इस तरह बनाया गया, ऑक्सीजन खाली बनाया गया, फास्फोरस इस तरह बनाया गया, सल्फर। तो कहीं न कहीं उन तत्वों के परमाणुओं के गुणों या द्रव्यमानों को आधार मानकर यह उनके प्रतीक डाल्टन ने सुझाए थे। लेकिन बर्जीलियस ने दूसरी प्रणाली दी और कहा कि उन तत्वों के नामों के एक या दो अक्षरों से हम उनके प्रतीकों का निर्माण करते हैं। प्रारंभ में तत्वों के नामों की जो व्युत्पत्ति की गई उन स्थानों के नामों से की गई जहाँ वे पाए गए थे, मतलब जो तत्वों के नाम रखे गए वह इस आधार पर रखे गए कि वह सबसे पहले कहाँ पाए गए थे। जैसे कापर का नाम जो है वह साइप्रस से सबसे पहले कापर पाया गया था, तो इसी आधार पर इसे साइप्रस को कापर में परिवर्तित किया गया, विशिष्ट रंग के रूप में लिया गया कुछ तत्वों का नाम। जैसे सोने का गोल्ड अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है पीला। तो कहीं प्राप्ति के स्थान आधार पे, कहीं रंग के आधार पे, यह तत्वों के इसी आधार पे नाम रखे गए और नामों के पहले और दूसरे अक्षर से उन तत्वों के संकेत बनाए गए, उन परमाणुओं के संकेत बनाए गए। एक संस्था है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC, एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है। यही संस्था तत्वों के नामों को, उनके प्रतीकों को और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। यही वर्तमान समय में ऐसी संस्था है जो कि तत्वों का नामकरण करती है, उनके प्रतीक कैसे होंगे, यह सारी चीज़ें यही IUPAC तय करती है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। अब वर्तमान पद्धति जो हमारी है कि प्रतीक जो लिखते हैं तत्वों का किस तरह, उसका जो पहला अक्षर जिससे वह शुरू हुआ है उस आधार पे हम उसका नाम रखते हैं कि जैसे कार्बन C से शुरू हुआ है CARBON, तो C उसका प्रतीक मान लिया गया और पहला अक्षर जो है C उसे कैपिटल लेटर में लिखा गया। और जब जिन प्रतीकों में दो अक्षरों का उपयोग किया गया उनमें पहला कैपिटल से लिखा गया और दूसरा स्मॉल लेटर से लिखा गया। जैसे क्लोरीन, यह भी C से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे दो अक्षरों का उपयोग किया गया, तो दूसरा अक्षर L लिया गया और उसे स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो जहाँ एक अक्षर का उपयोग हो रहा है, पहला अक्षर कहने का मतलब कि वह कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और दूसरा जो है स्मॉल लेटर में। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बना लेते हैं। जैसे क्लोरीन, जिंक, मतलब पहला अक्षर रहेगा और उसके बाद कोई भी एक अक्षर ले लेंगे। अन्य तत्वों के जो कुछ तत्वों के प्रतीक हैं उनको वह उनके लैटिन या जर्मन जो ग्रीक भाषा में उनके नाम होते हैं उन नामों के आधार पर उन तत्वों के प्रतीक बनाए गए। जैसे लोहे को का प्रतीक Fe है जो कि उसके लैटिन नाम फेरम से उत्पन्न किया गया है, तो लोहे का प्रतीक Fe है। जबकि आयरन होता है अंग्रेजी नाम, लेकिन वह उसके अंग्रेजी नाम से ना व्युत्पन्न होकर के उसके लैटिन नाम से व्युत्पन्न किया गया है, तो इसलिए उसका फेरम होता है उस भाषा में नाम, इसलिए फी रखा गया। और सोडियम का प्रतीक यानी पोटेशियम का प्रतीक के नाइट्रियम और केलियम से भी उत्पन्न हुए हैं, यह भी लैटिन भाषा के शब्द हैं। इसी तरह प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक बनाया गया और यह उनके अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर से और फिर बाद वाले अक्षर को मिलाकर बनाया गया। कुछ तत्वों के प्रतीक भी दिए गए हैं, तालिका दी गई है। जैसे एल्यूमिनियम का Al, आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरान का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट CO,
कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, सीसा Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, चांदी Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn। तो यह सारी चीज़ें, ये सारणी है कुछ तत्वों के प्रतीकों के नामों की। इसको आप रटने की ज़रूरत नहीं है, समय के साथ धीरे धीरे जैसे जैसे इनका प्रयोग करेंगे, बार बार ज़्यादा प्रयोग करें, ये याद होते जाएंगे। और यह आज का हमारा अध्याय था कि कैसे हम प्रतीकों को लिखते हैं और कैसे उनके बारे में, परमाणु क्या होता है, यह दो चीज़ें हमने देखी कि प्रतीक कैसे लिखे जाते हैं और परमाणु कैसे बने होते हैं, कितना आकार होता है। इसके बारे में कोई भी डाउट है आज की क्लास के बारे में, जो चीज़ समझ में ना आई हो, आप फ़ोन करके कमेंट करके क्लियर कर लें। बाकी घर पे रहें, बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं।